Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of August 2023। 11 अगस्त 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपेडा। APEDA के रिगार्डिंग कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इनमें से ऐसे हैं जो करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा कह रहा है, इट एम्स टू डेवलप एंड प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स मेंशन्ड इन अपेडा एक्ट ऑफ 1985। तीसरा कह रहा है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों सही हैं या एक भी सही नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल थ्री, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अपेडा एक्ट 1985 का एक्ट है जिसके अंतर्गत अपेडा बनाई गई है। अपेडा ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं। शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें मेंशन्ड है अपेडा एक्ट 1985 में, और तीसरा स्टेटमेंट भी इसी कारण से सही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द असम राइफल्स। अब असम राइफल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। दूसरा कह रहा है, इट इज डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमिटी एज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स फॉर इंडो म्यांमार बॉर्डर। तीसरा कह रहा है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स इज इन शिलोंग। तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से ऐसे हैं जो करेक्ट हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों सही हैं, एक भी सही नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3, तीनों ही सही हैं, ऑल 3 आर करेक्ट। मूव करते हैं तीसरे सवाल में। निधि प्रोग्राम वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निधि प्रोग्राम इनमें से किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ऑप्शंस आर ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको बताना है कि ये निधि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी आंसर करेक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं निधि के बारे में। तो निधि का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। याद रखेगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये एक एंड टू एंड प्लान है फॉर स्टार्टअप्स टू डबल द नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 years। 5 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इनिशिएट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनिशिएट किया है, और इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया। 2016 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब एक न्यूज़ देख लेते हैं लूना 25 मिशन के बारे में। तो रशिया जो है वो लॉन्च करेगा लूना 25 मिशन। ये फर्स्ट लूनार लैंडिंग मिशन है 47 ईयर में रशिया का, एंड इट माइट लैंड ऑन द मून लूनार साउथ पोल अहेड ऑफ चंद्रयान 3। तो ये 23 अगस्त को लैंड करने का प्लान बनाया हुआ है। उसी दिन आई थिंक चंद्रयान 3 का भी प्लान लैंडिंग है ना। सॉफ्ट लैंडिंग जो ट्राई करेगा चंद्रयान 3 वो भी 23 अगस्त को ही करेगा। लूना 25 भी 23 अगस्त को ही लैंड करेगा, ठीक है ना। तो याद रखेगा। एंड वोस्थॉकनी कॉस्मोड्रोम जो है रशिया में, वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा 11 अगस्त को, है ना। तो 11th अगस्त टुडे ये लॉन्च किया जाएगा, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन रहेगा जो कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब सरफेस है आपका लूनार सरफेस, उसके रिगार्डिंग, उसके सॉइल सैंपल्स के रिगार्डिंग, ये सब चीज़ों को टेस्ट करने का काम करेगा। तो लूना 25 मिशन फॉर यू, ठीक है। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस से। तो फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है, बिल सीक्स टू रिमूव CJI फ्रॉम द पैनल दैट पिक्स CEC एंड EC। तो अब यहाँ पे आप सबको एक बीच में पता रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए एक पैनल होना चाहिए, जिस पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर एनी जज अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एक सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे जो बिल लाया गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसमें ट्वीक किया है। ट्वीक ये किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने पैनल से रिमूव कर दिया है, विच विल बी सेलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ CJI उन्होंने क्या बोला कि 3 मेंबर पैनल तो रहेगा, लेकिन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा लोकसभा का, और एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा।
अब देखो इससे दिक्कत क्या आती है, इससे दिक्कत ये आती है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा वो रूलिंग पार्टी का रहेगा, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर विल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा वो अपोजिट पार्टी से रहेगा। तो यहाँ पे 3 में से 2 मेंबर जो हो गए वो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी हो गए। तो जो मतलब लोग हैं उनका ये कहना है कि भैया आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्री एंड फेयर जजमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन जब उनको सेलेक्ट करने के लिए 2 लोग उसी एक सेम रूलिंग पार्टी से हैं, है ना। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन, एंड यही चीज़ है जो कि इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं होने देगा, फ्री एंड फेयर नहीं रहने देगा इलेक्शन कमीशन को एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन रेज्ड नाउ। ये बिल इंट्रोड्यूस तो किया गया है, बट नाउ आई थिंक दिस विल बी इन क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, है ना। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए जरूर ये जाएगा आगे अगर ये बिल पास होता है, एक्ट बनता है तो। बट ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं इंडियन जीपीएस द नाविक टू बी लिंक्ड टू आधार एनरोलमेंट सर्विसेज डिवाइसेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडिया का जो जीपीएस है हमारा, आप सबको पता है कि जीपीएस जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो अमेरिका का है। वैसे जीपीएस कहाँ का है? अमेरिका का है। इसी तरीके से एक बाइडू बनाया गया था वो चाइना का है ना। ये पता होगा आपको। गैलीलियो जो है आपका यूरोप का है, ये भी आपको पता होगा, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे बनाए गए हैं। जापान ने भी अपना खुद का बनाया है, रशिया का भी खुद का है ना। इस तरीके से ये 4-5 कंट्रीज है जिनका खुद का सेल्फ पोजिशनिंग सिस्टम है ना। जापान का है, चाइना का तो बाइडू है, गैलीलियो यूरोप का है, रशिया का है, और आपका रशिया का आई थिंक ग्लोनास है ना। ये रशिया का भी मैं आपको नाम बता दूं, ये रशिया का ग्लोनास है, और अमेरिका का जीपीएस है। सेम उसी तर्ज पे इंडिया का भी है अपना नाविक सिस्टम। नाविक मतलब कि आपका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो नाविक जो है इसमें 7 सैटेलाइट का यूज होता है, ये आपको पता होगा। 7 सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन दैट, है ना। और ये इंडियन वर्जन है अमेरिकन जीपीएस का, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इंडियन वर्जन है नाविक। और अब इसको क्या किया जा रहा है, इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्री। तो नाविक को किसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा? आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्री। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये चीज़ बताई है कि नाउ दे आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग द नाविक सर्विसेज विद द आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस, ठीक है ना। एंड आधार एनरोलमेंट किट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है टू कलेक्ट एंड वेरीफाई द पर्सनल डिटेल्स। नाउ इट विल बी लिंक्ड टू द जीपीएस, है ना। तो ये है उसके जीपीएस के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो दैट इज़ अ लोकेशनल, एक इसमें आई थिंक स्पेशल या लोकेशनल सर्विसेज को ऐड किया करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे है इसरो गियर्स अप फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। तो इसरो बिल्कुल तैयार है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट विदाउट इट सफरिंग एनी सिग्निफिकेंट डैमेज। जब आप किसी स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लैंड करा देते हो बिना उसमें किसी तरीके के मतलब डैमेज के, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग कहलाती है, ठीक है ना। वहीं पे दूसरी तरीके की लैंडिंग भी होती है, हार्ड लैंडिंग जिसे बोलते हैं। अब देखो हार्ड लैंडिंग में डैमेज होता है लेकिन क्रैश से वो अलग होता है, क्रैश के जैसा नहीं होता। क्रैश मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो 3 अलग अलग चीजें हैं। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि जब आपका लैंड हुआ स्पेसक्राफ्ट तो बिल्कुल कांटेक्ट सॉफ्टली हुआ और कोई डैमेज नहीं हुआ, ना किसी इक्विपमेंट को ना किसी सॉफ्टवेयर को, कोई डैमेज नहीं हुआ। हार्ड लैंडिंग में जब आपका लैंडिंग हुआ तो लैंडिंग होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा डैमेज कुछ या तो सॉफ्टवेयर पार्ट में या तो हार्डवेयर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा जो क्रैश है, क्रैश मतलब कि आपका पूरा जो स्पेसक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रह गया, ठीक है ना। तो अब यही है सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग और क्रैश में डिफरेंस। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें वो सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट जरूर किया था बट सॉफ्ट लैंडिंग उसमें हो नहीं पाई थी। कुछ विक्रम लैंडर में सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, इसीलिए उसको हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। विक्रम लैंडर में थोड़ा ग्लिच आ गया था सॉफ्टवेयर का, इसी कारण से हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटल मॉड्यूल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें केवल एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है और एक रोवर है, बट देयर इज नो ऑर्बिटर मॉड्यूल। तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे घूमता रहेगा। इसका पर्पस यही है कि इसमें एक लैंडर रहेगा, उस पर फिर रोवर रहेगा और रोवर जो है वो पूरी टोपोग्राफी में घूम घूम के फिर चीज़ें पता करेगा, है ना। तो अगर
तो जरा सी भी सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा मिशन जियोपार्डाइज हो सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अच्छा, इसी आर्टिकल में एक और मिशन के बारे में था, थीमिस मिशन। थेमिस याद रखिएगा, ये देखो लिखा हुआ है THEMIS, थेमिस मिशन। तो इसका फुल फॉर्म है टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड मैक्रो स्केल इंटरैक्शंस ड्यूरिंग सबस्टॉर्म्स। लिख लीजिएगा, थेमिस मिशन का फुल फॉर्म क्या है? द टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड मैक्रो स्केल इंटरैक्शंस ड्यूरिंग सबस्टॉर्म्स। तो ये मिशन जो है ये स्टडी करता है किस तरीके से मास और एनर्जी मूव करते हैं नियर द अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट। अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट के पास से किस तरीके से मास एनर्जी मूव करते हैं, और ये डिटरमाइन होगा मतलब ये जो मिशन था ये लॉन्च किया गया था 2007 में, और इस मिशन के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा था कि किस तरीके से जो ऑरोराज हैं पोल्स के पास जो बनते हैं ऑरोराज, नॉर्दर्न लाइट्स सदर्न लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो क्या था, थेमिस मिशन के पहले, यानी कि ये नासा का मिशन है, थेमिस मिशन नासा का मिशन है। तो 2007 के पहले ये लोगों को पता था, साइंटिस्टों को, कि सबस्टॉर्म नाम की चीज होती है, एक फिनोमिना होता है सबस्टॉर्म फिनोमिना के कारण ये ऑरोराज बनते हैं। लेकिन सबस्टॉर्म्स इनिशिएट कैसे होते हैं ये किसी को नहीं पता था। तो थेमिस की मदद से फिर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई कि ये किस तरीके से सबस्टॉर्म्स बनते हैं और किस तरीके से आपका मतलब स्पेस क्राफ्ट मतलब जब मास एनर्जी का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। तो सब स्टॉर्म्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो नियर अर्थ स्पेस में होती है वहां से डेवलप होते हैं, याद रखिएगा। और मैग्नेटोस्फेयर, जब मैग्नेटोस्फेयर आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल है हमारे अर्थ के अराउंड, है ना, प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल जिसको मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। तो कई बार मैग्नेटोस्फेयर सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है और वही एनर्जी जो है वो क्रिएट करती है आपका नॉर्दर्न लाइट एंड सदर्न लाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है सबस्टॉर्म से रिलेटेड, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो वी कम टू दिस पार्ट नाउ। आप भी मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एडिटोरियल पार्ट में। नाउ दिस इज द एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, डिमोलिशंस एज स्टेट सैंक्शनड कलेक्टिव पनिशमेंट। अब देखो, एक आजकल आपने एक बहुत नाम सुना होगा, बुलडोजर बाबा का नाम सुना होगा। बुलडोजर चला दिया जा रहा है ना, और ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर अभी ये हरियाणा में नूह में जो वायलेंस हुआ उसके बाद हरियाणा में ये फैला ये चीज़, है ना। तो ये जो ऑथर ने टर्म यूज किया तो ये इसको कहा है बुलडोजर जस्टिस। नाउ द टर्म हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर एज बुलडोजर जस्टिस। तो ऑथर ने कहा कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है, दिस इज अ ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ द ब्लेटेंट एब्यूज ऑन द डेमोक्रेसी। ऑथर का कहना है कि ब्लेटेंट एब्यूज है ये डेमोक्रेसी पे। और यहाँ पे बहुत सारे, इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी कि यहाँ पे ऑलरेडी पिलर्स हैं जो कि जस्टिस का काम सर्व करती है, यानी कि जुडिशरी ऑलरेडी है। तो फिर ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, जो सेल्फ मतलब जूरी और जज बन के आप खुद ही पनिशमेंट दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो किस तरीके से ये जो बुलडोजर जस्टिस है इसको लेजिटिमेट बनाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो डेमोलिशंस होते हैं वहाँ पे स्टेट ऑफिशियल्स इस नाम से डेमोलिशन करते हैं कि ये जो घर था या ये था ये इलीगल बना था, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि लीगल बना था, ये आपके जस्टिफिकेशन के लिए है कि लीगल जब रिकोर्स होगा तो आप वहां पे जस्टिफाई करोगे। लेकिन जब आपके पास ये चीज है कि हाँ अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे आप डिमोलिशन कर सकते हैं, तो उसके साथ और भी दूसरे रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको एडिक्वेट नोटिस देना होता है, आपको इंटीमेट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है कि वहां पे रेसिडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए, और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिमोलिशंस होते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, सेम डे नोटिस निकाला जा रहा है और सेम डे डिमोलिशन कर दिया जा रहा है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मतलब वैलिड प्रोसेस। बट कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मोटिव है इट इज नॉट टू रिमूव द इंक्रोचमेंट, इट इज टू टीच अ लेसन टू दोज हु आर एक्यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। ऑथर का ये भी कहना है कि देखो ये वही है कि जो हमारा इंडियन जुडिशरी है वो काम करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, है ना। मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये केस तो हुआ नहीं, जुडिशरी ने तो आपको गिल्टी ठहराया नहीं, बट फिर भी आपको क्या पनिशमेंट मिल गई। और ये पनिशमेंट सिर्फ
एक उस व्यक्ति को नहीं मिलती, हो सकता है वो व्यक्ति इन्वॉल्व रहा भी हो, ठीक है ना, तो वो पनिशमेंट जो आप दे रहे हैं वो केवल आप उस व्यक्ति को नहीं दे रहे, आप उसकी पूरी फैमिली को दे रहे हैं। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, क्या ये सुपरसीड कर देता है इंडियन जुडिशरी को, क्या ये सुपरसीड कर देता है जो राइट टू इक्वालिटी है, क्या ये सुपरसीड कर देता है राइट टू जस्टिस को, है ना। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर जो कि यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस के नाम पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ऑथर ने कहा है कि इसको दूसरा टर्म फ्रंटियर जस्टिस भी उन्होंने कहा है कि एवरीवन, सबको पता है कि ये क्यों मतलब किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, किसको टारगेट किया जा रहा है ना। ऑथर का ये कहना है कि सम स्पेसिफिक कम्युनिटीज आर बीइंग टारगेटेड इन दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना, ऑथर का व्यू पॉइंट है ये। एंड ऑथर का ये भी कहना है कि ये इस तरीके का जो फ्रंटियर जस्टिस है विच इज इन्फोर्स्ड यूजिंग वायलेंस, ये एक खुद में लॉ ब्रेकर है, दिस इज इन इटसेल्फ इज अ लॉ ब्रेकर, ठीक है ना। तो जस्टिस बाय इन्फोर्सिंग वायलेंस इज इन इटसेल्फ इज अ लॉ ब्रेकर, तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड आल्सो, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बुलडोजर जस्टिस ऑथर ने कहा है कि हो सकता है लोगों का गुस्सा थोड़ा कम कर दे, है ना, हो सकता है कि जो मतलब आप लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि जुडिशरी थोड़ा स्लो काम करती है और बहुत टाइम लग जाता है और बेल बहुत इजीली हो जाती है इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें बहुत सही हैं आप बोलते हो, लेकिन इस तरीके का जो मतलब इस तरीके के जो कलेक्टिव पनिशमेंट्स हैं और इस तरीके का जो चीज़, ये एकदम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जैसे ही हैं, या ये कोई अंतर नहीं है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इस तरीके के होम डिमोलिशंस में, दे आर ऑल द सेम, है ना। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट where punishment is not only meted out before guilt is proven, but also with not only just to the individual but to the innocent family members are also being punished, है ना। तो family members भी punish हो रहे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट सेटिस्फेक्शन आप कर सकते हो, पॉपुलिस्ट सेटिस्फेक्शन मतलब कि जो जनता है, आम जनता है, उसको सेटिस्फाई आप कर सकते हो, बट रियलिटी में क्या जस्टिस हुआ? नो, दिस वॉज नॉट जस्टिस इन रियलिटी, ठीक है ना। तो दिस इज वॉट द ऑथर हैज सेड यहाँ पे, जो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ऑथर ने वही कहा कि रूल ऑफ लॉ को आप अगर आप अबैंडन करोगे, इस तरीके के जब आप बुलडोजर जस्टिस करते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर अबैंडनिंग द रूल ऑफ लॉ। तो ये जो रूल ऑफ लॉ आप अवॉइड करते हो ना, या अबैंडन करोगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे ये दूसरी चीज़ों में भी आपके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि कोर्ट्स को थोड़ा इसको उसमें लेना चाहिए था, बट कोर्ट्स आर ऑल्सो शटिंग देयर आईज, शटिंग देयर ईयर्स टू दिस। कोर्ट्स ने भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने जॉर्ज ऑरवेल को कोट करते हुए कहा है कि इन डूइंग सो द कोर्ट्स have chosen to reject the evidence of their eyes and ears, है ना। what they are doing that they are rejecting the evidence of their eyes and ears। तो ये जो चीज़ है ऑथर ने वही कहा कि ये एक लॉलेस चीज़ है, इट इज़ नॉट जस्टिस, इट इज़ नॉट सर्विंग जस्टिस एंड दिस मस्ट बी चेक्ड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, चाइनाज डिफ्लेशन। अब यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल उल्टा भाग रही है दूसरी कंट्रीज से, बाकी जगह इन्फ्लेशन है तो चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस जो है चाइना में वो काफ़ी डिक्लाइन में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ड्रॉप कर गया है बाय 0.3% जुलाई में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। डिफ्लेशन बेसिकली आप सबको पता होगा कि इट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, देयर इज अ जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब दिक्कत क्यों है, चाइना का डिफ्लेशन इतना दिक्कत वाला क्यों है? तो चाइना का इन्फ्लेशन इतना दिक्कत वाला इसलिए है क्योंकि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं चाइना में भी। अब जब स्टेप्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उठाए जाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। ग्रोथ जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट वहाँ पे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन ट्रेंड उल्टा चल रहा है, वहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है। तो दैट इज द थिंग कि इनका ये कहना है कि प्रॉब्लम जो है कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये जस्ट एक उसका प्रॉब्लम नहीं है कि उसका ये ओवरऑल जो डिमांड है वो इकोनॉमी में गिर गई है। ओवरऑल डिमांड जब इकोनॉमी में गिर जाएगी, कंजम्पशन जब आपका घट जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो फिर ये दैट इज द थिंग बिग क्वेश्चन कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, एंड क्या वही है कि क्या अपना सैचुरेशन अचीव कर लिया है चाइना ने। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन।
विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री? यस, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता होगा फेडरल फंड हाइक हमेशा, जब भी फेडरल बैंक जो होता है अमेरिका का, वो जब भी अपने रेट्स इंक्रीज करता है, वहां पे क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो रेट्स इंक्रीज करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वहां भी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अब जब वो इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाएंगे, हाइक करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका नुकसान क्या होगा कि वहां पे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो वहां पे सेविंग रेट भी बढ़ेगा। मतलब वहां पे जब पैसा डालेगा कोई तो उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले सोचो वहां पे 0.5, 0.6, 0.5% तक मिलता था, अब वहां पे 5.5% मिल रहा है। तो आज समझ लो कितने ज्यादा परसेंट इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, फेडरल ने रेट इंक्रीज कर दिया है। और ऑब्वियसली बात है, जब ऐसा इंक्रीज रेट होता है तो याद रखिएगा, बाहर के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो किसी दूसरी सिक्योरिटी में ना इन्वेस्ट करके फिर अमेरिका के फेडरल बैंक में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और सारा का सारा पैसा फिर ये फेडरल बैंक में चला जाता है, जिस कारण से दूसरी कंट्रीज में इन्फ्लेशन, उनकी करेंसी का डिप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियस बात है कि सारी चीज़ें इंक्रीज होगी। अब जब डिप्रिसिएशन होगा तो उनको मतलब डेट में भी दिक्कत होगी, डेट पे करने में उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, पहले 100 रुपये में उनको मान लो सपोज करो 120 रुपये में $2 दे पा रहे थे, तो अब मान लो डिप्रिशिएट हो गई ना करेंसी, तो 120 रुपये में $1 ही दे पाएंगे, है ना। और अगर $1 दे पाएंगे तो अब $2 के लिए 240 रुपये होगा, और उनको तो हमको डेट उनका डॉलर में चुकाना पड़ेगा ना, तो हमको ज्यादा बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई इट इम्पैक्ट्स द डेट ऑल्सो। तो ये डेट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं क्या है। कलीजियम प्रपोजेस ट्रांसफर ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जजेस। तो ऑब्वियस था, ट्रांसफर ऑफ जजेस का जो केस फाइनल बैठता है वो थर्ड जजेस केस है। सुप्रीम कोर्ट में 1998 में थर्ड जजेस केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेगा वो कंसल्ट करेगा कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और कोलिजियम के साथ साथ 2 लोग और इन्वॉल्व होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स, एक जहां से जज ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा जहां पे जज रिसीव होगा, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि कैसे ये ट्रांसफर के लिए होता है। गवर्नमेंट स्टाफ सीक्स रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अभी लगभग अलग अलग 60 यूनियंस के चीफ और कुछ लोग गए थे रामलीला मैदान में, जहां पे उन्होंने ओल्ड पेंशन मांगी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में आए थे उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, उनको एनपीएस मिल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन में क्या था कि जो लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी है बेसिक पे का, उसका 50% एम्प्लॉयज को स्ट्रेट अवे पेंशन के रूप में दिया जाता था, एंड डियरनेस अलाउंस जो था वो रिवाइज किया जाता था इन्फ्लेशन के बेसिस पे। तो एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, उसमें एक मुश्त राशि आपको दे दी जाएगी, है ना। और उनका ये कहना है लोगों का कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16, इक्वलिटी के अगेंस्ट है ये। क्यों? क्योंकि आधे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि सेम डिपार्टमेंट में सेम स्तर पे काम कर रहे हैं और वो पेंशन मिलेगी, और आधे ऐसे हैं जो कि सेम डिपार्टमेंट में सेम स्तर पे काम कर रहे हैं बट उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इनका ये कहना है कि इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, और इसी कारण से ओपीएस की वो डिमांड कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयज हवाईयन टाउन। अब हवाई आइलैंड्स जो है, हवाईयन टाउन्स में उसमें एक टाउन है माउई, माउई नाम का, आइलैंड ऑफ माउई। लिख लेना ये चीज, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा था कि लोकेशन के बेस्ड तो आप बता सकें। आइलैंड ऑफ माउई, MAUI, माउई। और यहाँ पे वाइल्ड फायर आ गया था, वाइल्ड लाइफ में फायर हो गया था। अब क्यों हुआ था? क्योंकि ऑब्वियसली आता है बहुत ज़्यादा मतलब ये ड्राई रीजन है और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ड्राई रीजन है, गर्मी ज़्यादा, इस कारण से यहाँ पे फायर आता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप पीपल रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा अमेजोन को बचाने के लिए जो 8 अमेजोन कंट्रीज हैं उन्होंने ACTO यानी कि अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक रिवाइव्ड ग्रुप बनाया है, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इन्होंने बेलेम, बेलेम जो है ब्राजील की एक जगह है, बेलेम लिख लीजिएगा। बेलेम कहाँ पे है? ब्राजील की एक जगह है बेलेम, वहां पे डिक्लेरेशन किया है जिसको बेलेम डिक्लेरेशन बोलते हैं, बेलेम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि बेलेम कहाँ पर है, तो बेलेम डिक्लेरेशन जो है उसके बारे में, ये ई के ऊपर ये ऐसा एक्चुअली वहाँ पे भी वो जो स्पेनिश लैंग्वेज है बोली जाती है, तो इस कारण से वहाँ पे भी, तो यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि बेलेम डिक्लेरेशन है। और ये 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं अमेजोन कंट्रीज? तो बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर,
Guyana, Peru, Suriname and Venezuela. These are the 8 members of Amazon Cooperation Treaty Organization, जो कि अमेजोन को बचाने के लिए अब इन्होंने बेलियम डिक्लेरेशन किया है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. लास्ट आर्टिकल जो है इमॉर्टल सेल लाइन एंड रिपरेशंस. अब एक्चुअली अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ में बता नहीं पाया था क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था उस समय. हेला सेल्स के बारे में आपको पता होगा. हेला सेल्स, ये हेला सेल्स क्या है? तो हेला सेल्स एक्चुअली एक विमेन थी जिसका नाम था हेनरिएटा लैक्स. याद रखिएगा, हेनरिएटा लैक्स. शी वॉज अ वुमेन. और बहुत पहले की बात है, आई थिंक 50-60 साल पहले की बात है, जब हेनरिएटा लैक्स के सेल्स को लिया गया था. एंड इन ऑर्डर टू स्टडी दैट, ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी एंड इनके सेल्स को लिया गया था. और इसके सेल्स में एक यूनिक क्वालिटी थी. इसके सेल्स में एक यूनिक क्वालिटी ये थी कि सेल्स निकालने के बाद भी जो ये सेल्स थे ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे थे, रादर देन दे वर मल्टीप्लाइंग. है ना, जब कल्चर किया जा रहा था तो इट वाज मल्टीप्लाइंग. है ना, तो बहुत सारी स्टडी है जो फ्यूचर में हेला सेल्स के बेसिस पे की गई है. एंड सेल कल्चर किया गया था. सेल कल्चर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन इन अ पिट्री डिश. सेल्स ग्रो की जाती हैं पिट्री डिश में इन अ लैब इन कंट्रोल्ड कंडीशंस. है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर. अब नॉर्मल जो सेल्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं, लेकिन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दीज हेला सेल्स दे डबल्ड आफ्टर एवरी 20 to 24 आवर्स, अनलाइक द प्रीवियस स्पेसिमेंस जो कि डाई आउट हो जा रहा था. इसीलिए हेनरिएटा लैक्स की लाइफ जो है वो इमॉर्टल हो चुकी एक तरीके से, क्योंकि मतलब जो पहला आई थिंक क्लोनिंग था वो भी हेनरिएटा लैक्स के बेसिस, सेल के बेसिस पे ही किया गया था. और अभी 70 सालों के बाद रिपरेशंस जो है, मतलब जो फाउंडेशन था, आई थिंक जॉन हॉपकिंस सेंटर है जिसने की ये चीज़ की थी, उसने हेनरिएटा लैक्स की फैमिली को प्रॉपर मतलब एग्रीमेंट किया और उनको मनी प्रॉपर दिया है उनके कंट्रीब्यूशन को मानते हुए. तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.